नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं या किसी सीरीज़ में देखते हैं, कहानी चल रही है, उसके उसके थोड़ा सा चलने के बाद आता है लिख कर 6 मंथ अर्लियर या 3 मंथ्स अर्लियर या 3 डेज़ अर्लियर। तो आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जाहिर है कि मैं बात कर रहा हूँ तो राजनीतिक विषय पर ही बात करूँगा। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्मेशंस हैं, मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए बनाम इंडी अलायंस जो बना है, या पूरे विपक्ष को रख लीजिए, उसकी लड़ाई की बात कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, लगभग 7 महीने पहले यानी जून 2023 में परिस्थिति क्या थी, ज़रा सा आप याद करने की कोशिश कीजिए, अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जून 2023 में इंडी अलायंस बन गया था और उसकी पहली बैठक पटना में हो गई थी। उस समय देश में राजनीतिक माहौल क्या था? उस समय दिसंबर में चुनाव होने वाले थे 5 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम। और ये माहौल ये बना था। मैं बार बार जो बात कहता हूँ विमर्श की, नैरेटिव और परसेप्शन ये बनाया गया कि बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब है और बीजेपी जो है ये तीनों राज्यों, जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, इनको हारने जा रही है। और कर्नाटक में हार के बाद, अब ये परिस्थिति, मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी चुनाव हार गई बुरी तरह से। उसके बाद का माहौल था, ये लग रहा था कि अपोजिशन असेंडेंस पर है, चढ़ाव पर है और बीजेपी उतार पर है। तो सवाल उठने लगे थे, क्या बीजेपी जो उसको 303 सीटें मिली थी या जो सीटें ज़रूरी हैं स्पष्ट बहुमत के लिए, वहाँ तक पहुँच पाएगी? उस समय विपक्ष में और भाजपा के विरोधियों के बीच में चर्चा ये थी कि बीजेपी की अगर 60-70 सीटें घटा दी जाएं तो वो बहुमत से दूर रह जाएगी। उसके बाद जो सीटें आएंगी बाकी दलों की, उनको मिलाकर मिलीजुली सरकार बन सकती है। ये उस समय, आज आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेकार की बात है, उस समय संभावना के दायरे में लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था, ये अलग बात है। अब आप उसको मेरा बायस भी कह सकते हैं और मेरा आकलन भी कह सकते हैं। आप जिस तरह से इसको देखना चाहें, सोचना चाहें, सोच सकते हैं। मैं शुरू से 2019 के बाद से, बल्कि 2019 के पहले भी मानता था कि दूसरी बार मोदी आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। इस बार भी मेरा शुरू से मानना है कि मोदी 2024 में 2019 के मुकाबले ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। अब कितनी सीटें, इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आगे फिर बनाऊँगा तो फिर उसकी बात करेंगे डिटेल में। अभी सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2023 जून की बात कर रहा था मैं। तो ये परसेप्शन बना दिया गया था कि बीजेपी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हार रही है और तेलंगाना में उसका जो उभार हो रहा था वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद ख़त्म हो चुका है। मिज़ोरम में उसका कुछ है नहीं। तो बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब होने वाली है। कांग्रेस की स्थिति बेहतर होने वाली है कि उनकी हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और तेलंगाना भी जीत रही है। तो कुल मिलाकर माहौल कांग्रेस और उसके साथी दलों के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में था। इसकी तुलना 2018 से हो रही थी, जब बीजेपी इन 3 राज्यों के चुनाव हार गई थी। उस समय जो परिस्थिति बनी थी, उसी तरह की परिस्थिति बनने की संभावना लग रही थी और कुछ घटनाएं हो चुकी थी। नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ, और फिर जब इंडी अलायंस बना तो उसके साथ हो गए। उसके एक तरह से जो है वो कर्णधार बन गए इंडी अलायंस के। बाकी दलों से बात करना, उनको बातचीत की टेबल पर ले आना। बाद में बात खुली कि जो है अखिलेश यादव तो आना ही नहीं चाहते थे। नीतीश कुमार ने उनको समझाया और मनाया, लालू प्रसाद यादव के जरिए कह के मनाया, जिसकी वजह से वो इंडिया अलायंस में शामिल हुए, वरना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी शामिल ही नहीं होना चाहते थे। तो ये सब बातें हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थिति 2019 के मुकाबले बहुत अलग हो चुकी थी। 2019 के चुनाव आने के बाद ही शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव गठबंधन में लड़ी थी, विधानसभा का और लोकसभा का। विधानसभा में गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला, उसके बाद उद्धव ठाकरे पलट गए
और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए और उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाया और उसकी सरकार बनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उस पर अभी आता हूँ। तो ये परिस्थिति बन गई थी। महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा लोकसभा सीटों के लिहाज से प्रदेश है उत्तर प्रदेश के बाद, और बिहार जहाँ से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहाँ बीजेपी का सीन खराब हो गया। एनडीए का तो खराब हो ही गया है। जो भाजपा विरोधी थे उनका मानना था कि ये एनडीए बेकार की बात है। दरअसल बीजेपी की हालत खराब हो गई है। इन दोनों राज्यों में उसके लिए जो पिछले चुनाव में अपनी सीटें थी, बिहार में 17 सीटें और महाराष्ट्र में 23 सीटें, वो बचाना संभव नहीं होगा। ये देश में माहौल बना हुआ था। और इन 3 राज्यों को, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों की बात मैंने की ही। और एक चर्चा और हो रही थी कि भाई 2 चुनाव में 2014-2019 में बीजेपी का इन राज्यों में, और ख़ास तौर से जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, स्ट्राइक रेट 90% के ऊपर है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस कैच करेगा बीजेपी को, और यहाँ बीजेपी के बढ़ने की तो संभावना है ही नहीं, बीजेपी को घटना ही है। ये मानकर चल रहे थे बीजेपी के तमाम समर्थकों को के मन में भी ये आशंका, ये बात थी मन में कि बीजेपी जो है इन राज्यों में अब घटेगी ही, बढ़ने की तो कोई संभावना है नहीं। मध्य प्रदेश में 29 में से 27 जीत चुकी थी, राजस्थान में 25 में 25, 24+1 सहयोगी के साथ, और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 जीत चुकी थी। तो ये सब मान कर चल रहे थे कि इन सभी राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने वाली। ये उस समय देश का माहौल था। ऐसे में ये इंडिया अलायंस बना और अर्थमेटिक बताया जाने लगा, जो हमेशा इस तरह के अलायंस के साथ होता है, कि बीजेपी को तो केवल 37%, 37% वोट मिला था 2019 में, 42% मिला था एनडीए को। तो अगर 5% भी वोट घटा दें तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर सारे भाजपा विरोधी बहुत खुश थे। अब देखिए उसके बाद काम शुरू किया नरेंद्र मोदी ने, किस तरह से वो अपने दुश्मन के खेमे में घुसकर वार करते हैं और उसका किला ध्वस्त करते हैं। तो मोदी ने एक एक करके अपने विरोधियों का किला ध्वस्त करने का काम किया। सबसे ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही थी बीजेपी को महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नाराज़गी का फ़ायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की शिवसेना को तोड़ने में। शिवसेना टूट गई और बाकी का काम उद्धव ठाकरे ने कर दिया। उनका जो रवैया था, लोगों से मिलना नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिलना, घर से नहीं निकलना, और उसके अलावा उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी। एकनाथ शिंदे को सबसे ज़्यादा जो मदद मिली वो उद्धव ठाकरे की वजह से मिली, जब उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर सेकुलर बनने की कोशिश की। तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को ये समझाने में एकनाथ शिंदे को आसानी हो गई कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का रास्ता छोड़ चुके हैं। अब उसका नतीजा तो पूरी तरह से आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कितना असर हुआ, कितना वोट उद्धव ठाकरे के साथ है, कितना एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन एक काम में ये किया बीजेपी ने, तो शिवसेना टूट गई। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, मैं भी मानता हूँ उस समय कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उस समय लग रहा था कि महाराष्ट्र में सबसे ताकतवर पॉलिटिकल एंटिटी है। उसके सामने बीजेपी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण बन रहा था उसमें बीजेपी कमज़ोर पड़ रही थी। तो पहला वार किया शिवसेना पर, शिवसेना टूट गई, सरकार गिर गई। तो सरकार के कारण जो एडवांटेज था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, वो ख़त्म हो गया। शिवसेना टूटने से उद्धव ठाकरे का मनोबल चला गया, फिर पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, वो सब कहानी अलग चली। उसके बाद अब सवाल था कि एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गुट मिलकर फिर भी बहुत कमज़ोर स्थिति में नहीं थे। तो दूसरा वार किया एनसीपी पर, जो लग रहा था कि एनसीपी तो टूट ही नहीं सकती। शरद पवार का जिस तरह का वर्चस्व है पार्टी पर, उन्होंने बनाई, उन्होंने खड़ी की पार्टी, तो कोई उनको विरासत में नहीं मिली थी उद्धव ठाकरे की तरह कि उनके पिता ने बना कर दी हो और उसको वो चला रहे हों। तो इसलिए जो है शरद पवार की ताकत उद्धव ठाकरे के मुकाबले ज़्यादा नज़र आती थी। लेकिन मोदी का कमाल देखिए, सवाल उठ रहे थे कि अजीत पवार को क्यों ले रहे हैं, वो वंशवादी हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं,
ये सब होने के बावजूद जिसका विरोध कर रही है बीजेपी, उसी को ले रही है। कहते हैं युद्ध में सब कुछ जायज़ होता है, तो ये जो राजनीतिक युद्ध होता है इसमें और ज़्यादा होता है, ये कहावत और ज़्यादा लागू होती है। राजनीतिक विरोध में किसी भी चीज़ का निषेध नहीं किया जाता, एक ही उद्देश्य होता है, किस तरह से जीता जाए। जीत एकमात्र लक्ष्य बन जाता है और उसी के तहत एनसीपी को तोड़ा गया। अजीत पवार के इधर आते ही पूरा समीकरण महाराष्ट्र का बदल गया। महाराष्ट्र में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर सबसे ताकतवर राजनीतिक इकाई बन गए हैं। तो बीजेपी, उसके अलावा अजीत पवार एनसीपी लेकर आए और एकनाथ शिंदे शिवसेना लेकर आए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो है 2019 का जो बीजेपी शिवसेना का कॉम्बिनेशन था उससे भी ज़्यादा राजनीतिक रूप से मजबूत है। तो बीजेपी की और एनडीए की सीटें घटने की बजाय एकदम से परिस्थिति बदल गई, बढ़ने की बात होने लगी कि कितना बढ़ जाएगी। तो अब भी जो माहौल है उसमें यह है कि सीटें बढ़ेंगी तो, लेकिन कितनी बढ़ेंगी। और उम्मीद जो है भाजपा विरोधियों की इस पर टिकी है कि सीटों के बंटवारे में झगड़ा होगा। अब मुझे लगता नहीं कि सीटों के बंटवारे में झगड़ा होगा, क्योंकि इन पार्टियों के टूट के समय जब एनडीए में शामिल हुई हैं दोनों पार्टियां, तभी लगभग मोटे तौर पर तय हो चुका था कि कितनी सीटें लोकसभा में कौन सी पार्टी लड़ेगी। तो इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी तय है लगभग, पिछली बार 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 पर जीती थी। इस बार बीजेपी लगभग 30 सीटों पर लड़ेगी। ये तो बीजेपी की लड़ने वाली जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़ने वाली है और जीतने वाली सीटों की भी संख्या बढ़ने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। तो महाराष्ट्र का मुद्दा सुलझा लिया। फिर मामला था बिहार का। बिहार में क्या कुछ हुआ आप लोगों ने देख लिया। बिहार में भी लग रहा था कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है वो बहुत ही ताकतवर है। उसके सामने बीजेपी और उसके साथ जो छोटे दल हैं वो मिलकर वो तुलना जो होने लगी वो 2014 यानी 2014 के चुनाव से, कि बीजेपी शायद उस स्थिति में पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन 2019 की स्थिति में पहुंच पाएगी ये कोई मानने को तैयार नहीं था। और मैं भी कई बार कह चुका था, मान चुका था कि एनडीए 39 सीटें 40 में से नहीं ला पाएगा। लेकिन अब परिस्थिति एकदम से बदल गई है। अब तो अगर कोई ये कहे कि 40 में 40 एनडीए को मिल सकती है तो मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। तो बिहार में स्थिति केवल बिहार में नहीं बदली, नीतीश कुमार के आने से इंडी अलायंस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। वो शरद पवार की पार्टी टूटने और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने से भी बड़ा झटका है भाजपा विरोधियों के लिए। नीतीश कुमार जो करता धरता थे विपक्षी गठबंधन के, जो एक तरह से जो है उसके आधार स्तंभ थे, वही छोड़कर इधर आ गए, दूसरे खेमे में आ गए। तो परिस्थिति एकदम से बिहार की बदल गई है। तो 2019 की तुलना में बिहार में भी बीजेपी की स्थिति खराब नहीं होने वाली है, बेहतर ही होने वाली है। यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बीजेपी 2019 की तुलना में ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। अब वो कितनी सीटें होंगी ये बातचीत में तय होगा। ये मोटे तौर पर तय भी हो चुका है। बीजेपी जो उस बार 17 सीटों पर लड़ी थी उससे ज़्यादा पर ही लड़ेगी, उसकी संख्या की घोषणा होना बाकी है। अब ये दो मुश्किल राज्यों का मामला हल कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। अब बारी थी, अब संकट था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक साथ चुनाव लड़ता तो बीजेपी जो 18 सीटें जीती थी 2019 में, किसी भी सूरत में नहीं जीत पाती। वहाँ काम किया वो इस तरह की परिस्थिति बनी और बनने दी और उसको बढ़ावा दिया बीजेपी ने कि ममता बनर्जी और इसमें मदद सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने की कि ममता बनर्जी और कांग्रेस का अलायंस ना होने पाए। उसकी घोषणा ममता बनर्जी ने कर दी। अब अलग अलग लड़ने का मतलब है कि एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और तीसरी तरफ कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ के मौलाना की बनाई हुई पार्टी है, वो ये तीन होंगी। तो मुस्लिम वोट का डिवीज़न होना तय है पश्चिम बंगाल में।
और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद अगर पश्चिम बंगाल में कुछ है तो वो है मुस्लिम वोटों का विभाजन। अब कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन विभाजन होगा ये पक्की बात है। 2019 में आप कहेंगे क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। 2019 में मुस्लिम समुदाय ने पूरी तरह से ममता बनर्जी टीएमसी का साथ दिया। इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग होगी। कांग्रेस और जो है लेफ्ट फ्रंट को और आईएसएफ को मिलाकर ये एक जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये पूरे प्रदेश में नहीं लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में मुस्लिम वोट भी ले जाएगा और बीजेपी का हिंदू वोट बढ़ेगा, इसकी प्रबल संभावना। राममय वातावरण जब बाकी जगह है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होगा? बड़ी कोशिश की ममता बनर्जी ने राममय वातावरण को रोकने की, न बनने पाए उसकी, लेकिन उनको उसमें सफलता मिली नहीं। तो महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल तय हो गया और अब उत्तर प्रदेश में खतरा जो बीजेपी के लिए था वो था कि अगर इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाती है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, ये चारों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती बहुत कड़ी हो जाती है। तो 2019 की चुनौती जो सपा बसपा के गठबंधन के कारण बनी थी उससे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कड़ी होती। लेकिन मायावती ने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। और अखिलेश यादव का जो रवैया है वो कमोबेश वो ममता बनर्जी के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से घोषणा कर दी कि 11 सीट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस कह रही हम इस पर राज़ी नहीं है। अब वो बातचीत में क्या होता है क्या नहीं होता अलग बात है। कितनी सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, कितनी नहीं मिलती, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात मेरी नज़र में ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, आपसी विश्वास नहीं है। ये गठबंधन होगा भी तो ये अविश्वास का गठबंधन होगा, एक दूसरे को शक की निगाह से देखने का गठबंधन होगा, एक दूसरे की ताकत पर शंका का गठबंधन होगा। तो इसलिए उसका प्रभाव ज़मीन पर पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा दिखाई देता नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के अलग हो जाने के कारण उसका इम्पैक्ट समझिए आप आधा हो गया। मैं वोटों के परसेंटेज या वोटों की संख्या के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, वो जो परसेप्शन का असर होता है वो बड़ा मारक होता है। वो रियलिटी से ज़्यादा होता है हमेशा। वो परसेप्शन ही चला गया कि विपक्ष एक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। ये 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जिनको मैं स्विंग स्टेट कहता हूँ। यहाँ पर परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के आज से 7 महीने पहले जो थी उससे बहुत ज़्यादा अनुकूल हो चुकी है। और अभी तो प्रधानमंत्री ने कैंपेन शुरू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री का अपना वोट है, जब अपने लिए वोट मांगने निकलते हैं तो बीजेपी के वोट से ज़्यादा वोट मिलता है, ये तो स्थापित हो चुकी है बात। दूसरा, बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से अलायंस करके कर्नाटक में जो संभावना हो सकती थी, आशंका हो सकती थी कि कुछ सीटें शायद कम हो जाएं, उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और डीएमके का अलायंस कितनी सीटों पर होगा ये कहना अभी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में 2019 के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। सीटों के बारे में अभी कोई अनुमान लगाना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की स्थिति 2019 के मुकाबले दक्षिण के सभी राज्यों में बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है इस बार पहली बार लक्षद्वीप की सीट बीजेपी जीत जाए, लेकिन अभी उसमें समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विपक्ष का एक एक किला जो है उसको ध्वस्त कर दिया है। अब विपक्ष के साथ छिपने की, पीछे भी हटकर लड़ने की कोई जगह बची नहीं है। तो विपक्ष जो है युद्ध के मैदान से हारकर भागती हुई फौज की तरह हो गया है, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मानकर भाग रहा है। तो आने वाले दिनों में ये लड़ाई जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपको और ज़्यादा एक तरफा नज़र आएगी। इस लड़ाई के जैसे क्रिकेट में अगर एक टीम बहुत भारी हो दूसरी बड़ी कमज़ोर हो तो मैच देखने का मज़ा नहीं आता, वैसे ही आपको 2024 के लोकसभा चुनाव को देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये चुनाव मेरी नज़र में एक तरफा होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।